अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पेशल पावर्स दी भी हुई हैं, इवन देन वो आपके रूल्स के अंदर लिखा जरूर होगा। प्रोजेक्ट दैट मींस पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट अपनी मर्जी के तहत कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रूल्स तमाम के तमाम कंप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स बनाती है, प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अपनी प्रायोरिटीज होती है, बॉसेस की तरफ से भी कुछ रूल बनते हैं और वो रूल ही डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट पे काम कैसे होगा। क्लियर? ये बात समझ आ गई जो मैंने बोली सबके लिए? ठीक है सर। ठीक है। यस सर। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट गवर्नेंस, यानी कि प्रोजेक्ट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस के नीचे होती है। प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रोजेक्ट मैनेजर ये कहे क्योंकि मैं ऑल इन ऑल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोजेक्ट के ऊपर जो कुछ हो रहा है, लेट्स से मेरे पास 10 मिलियन का प्रोजेक्ट था और उस 10 मिलियन में मैं कहूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर को एक सिटी जो है वो अलॉट कर दी है मैंने, गाड़ी एक मैंने अलॉट कर दी। वाई इज दिस प्रोजेक्ट मैनेजर ऑथराइज्ड टू गेट दिस कार? इसके लिए वो देखेगा कि यार गवर्नेंस के प्रोसीजर क्या है, किस स्केल के बंदे के लिए, किस ग्रेड के बंदे के लिए, किन डेजिग्नेशंस के लिए कौन सी कार्ड, कौन सी चीज, कौन से पर्क्स हैं वो है। तो आपके ऑल दो प्रोजेक्ट अलग से एक अपनी आइडेंटिटी इसकी होती जरूर है, बट इट इट कम्स अंडर द गवर्नेंस और रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो भी स्पेशल पावर्स सर अगर रूल्स देते हैं, सॉरी जो भी पावर्स रूल्स देते हैं तो वो उसको अवेल करेगा, अदरवाइज नहीं। जी सर, सॉरी। सर आप मतलब इस तरह कह रहे हैं कि एक कंपनी की अपनी गवर्नेंस चल रही होती है, हायरार्की है, लीगल सिस्टम है, हर चीज है। एग्जैक्टली। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट असाइन है, वो उस कंपनी की हायरार्की के मुताबिक या गवर्नेंस के मुताबिक चला रहे हैं। हाँ उसके बाद एक और प्रोजेक्ट अगर कंपनी को साइन होता है, वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन होता है, उससे नीचे लीड को साइन होता है। तो वो हाँ सारी अथॉरिटी सारा कुछ जो है उसके मुताबिक हो जाता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो कंपनी की गवर्नेंस के मुताबिक है वो उस तरह भी है या चेंज भी हो सकती है। हाँ, अगर वो चेंज तो अब होगी ये ना कह रहे तो भी हैं प्रोजेक्ट को गवर्नेंस एक के अंदर। अपनी, सॉरी। ठीक है, सो प्रोजेक्ट को एक अपनी गवर्नेंस, एक अपना फुल गवर्नेंस भी प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर सकता है, या वो कंपनी के साथ मिक्स एंड मैच करके भी उसको चला सकता एक्चुअल में पॉइंट ये है कि एज फार एज इट इज अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर्स गोल्स एंड ना, प्रोजेक्ट गोल्स। तो वो अपना अपना जरूर करेगा। मसलन मैं आपको बात बताता हूँ, लेट्स से मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई फील कि यार हमारे पास ऑल दो प्रोग्रामर अवेलेबल हैं, लेकिन वो बड़ी मतलब बेसिक लेवल की, रुडिमेंट्री लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू फॉर दिस एडवांस प्रोग्रामिंग दैट आई रिक्वायर फॉर माय प्रोजेक्ट। ठीक हो गया? अच्छा, या मुझे लगता है कि यार जितने टाइम में ये बनाएंगे या इतनी प्रोफेशनल लेवल की ये नहीं बना सकेंगे, और मैं बाहर से दो प्रोग्रामर हायर करना, वेब डेवलपर या व्हाटएवर हायर करना चाह रहा हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ये कहते हैं कि भाई आपने उस वक्त तक बाहर से कोई चीज हायर नहीं करनी जब तक एग्जिस्टिंग आपके पास रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज ना हो। अब यहाँ पे मुझे स्पेशल पावर्स चाहिए, तो या तो चार्टर के अंदर ये दे दी जाएंगी ऑलरेडी, या फिर गवर्नेंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड प्रोसीजर्स है वहां पे ये लिखा होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हायरिंग के बाकी रूल्स अपनी जगह पे, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से डायरेक्ट हायरिंग कर सकता है, उसके तहत होगा। या फिर वो ये लिखा होगा कि ऐसे केस में अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को जरूरत हो तो वो सो एंड सो पर्सन से या सो एंड सो अथॉरिटी से अपना अप्रूवल लेके डायरेक्ट हायरिंग कर सकता है। बट माई पॉइंट हियर इज दैट ऑल्दो प्रोजेक्ट इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, एक ये पूरी की पूरी अलग से दुनिया है। मैं होती समझ गया। इधर एक क्वेश्चन इसमें, ये आप वाली बात का एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। है। सर अब ये जो आपने एग्जांपल दी है, इसमें आपको मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ज्यादा क्या चीज होती है, कि वो सिर्फ चार्टर में चेंजिंग कर लेते हैं या स्पेशल पावर्स दे देते हैं, या मुझे नहीं लगता कि वो पूरी कंपनी के गवर्नेंस में चेंजिंग करते होंगे इस तरह। अच्छा, अब वेरी मेरे गुड ख्याल से क्वेश्चन, हर बिल्कुल प्रोजेक्ट बिल्कुल के बिल्कुल चार्टर में ज्यादा इस तरह होता होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन देखें, मैं अब आपको दो तीन, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स। ये बल्कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मुझे मेरे जहन में था कि आज मैंने लाजमी बतानी है और अब वो मेरे जहन में आ गई है। वो ये कि इसको ना, इस पॉइंट पे मैं आता हूँ वापस। वो पॉइंट आपने सबने काइंडली नोट कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि ये पिमबॉक गाइड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है, ऐसे ही है ना, जिसके अंदर एक गाइड भी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी। जी। और इस स्टैंडर्ड के बारे में, पिमबॉक गाइड के बारे में, खुद पिमबॉक गाइड एक जगह लिखती है कि
दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये याद रखना आपने, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस से मुराद वो ये है कि देयर इज अ कंसेंसस अपॉन इट, बहुत सारे लोग इस बात पे वाकई यकीन रखते हैं, इस बारे में उनका इज्तमाही इत्तफाक है, वट एवर कॉल इट, कि ये प्रैक्टिसेस अगर फॉलो की जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस नसीब होती है। ठीक है, मीन्स दीज आर इफेक्टिव थिंग्स टू डू। हाउएवर वो साथ एक और बात करता है, वो ये कहता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत के मुताबिक, आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन चीज़ों को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी का जो एक है ना एलिमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि उसने अपने प्रोजेक्ट के साइज एंड नीड्स के मुताबिक, ये नहीं है कि सारी की सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई कर देनी है कि यार 49 प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं तो 49 के 49 ही करने, ऐसा नहीं है। या हमने ये कोई 300 टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़े हैं सारे के सारे अप्लाई करने, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो यूज करना है। अच्छा, अब ये बात मुझे इसलिए याद आई थी कि अभी साथ का क्वेश्चन ये था कि आप किस चीज को चेंज करते हो। अब ये डिपेंड करता है, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत हाई प्रायोरिटी का ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखती है, तो उसके लिए वो मे बी स्पेशल प्रोसीजर्स बना भी दे। ठीक है, मसलन अगर नॉलेज प्लेटफॉर्म जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है पाकिस्तान वाइड, और वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर 10,000 स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनको आपने इस तरह अपग्रेड करना है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये ऑनलाइन वगैरह वगैरह वट एवर, और इस ये ना आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पिछले 10 साल के बजट की जितना इस अकेले प्रोजेक्ट का बजट है। नाउ यू सी इट्स अ बिग रेवेन्यू। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे प्रोसीजर को चेंज करने के लिए तैयार हो जाएगी, ऐसे ही है ना। सो जी सर। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा सर ये नहीं हो सकता, मैम ये नहीं हो सकता, देखें मुझे ये पावर्स दें, मैं इस तरह प्रोजेक्ट, सर मैं आपको रोज कराची से आके किस तरह अप्रूवल ले सकता हूँ, काइंडली आप इसको एक ही दफा या तो मुझे चार्टर के अंदर ये पावर्स दे दें। लेकिन वो जो भी पावर देने वाला होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर के अंदर वो पावर्स लिखी नहीं हुई वो चार्टर में दे दे, वो पहले जाके करेक्ट करेगा या एक एडिशन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स के अंदर, और उसके बाद वो उसको करेगा, फिर वो आके अपने इसमें चार्टर के अंदर वो एडिशन करेगा। दैट मीन्स कि सर अगर कोई, सॉरी बोले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये अगर कोई जो पावर है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंडर नहीं आ रही है, ठीक है, और ये एक्सीडेंटली या मतलब इंटेंशनली आप उसमें चार्टर में लिख देते हैं, तो नल एंड वॉइड हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है। इवन दो उस पे अप्रूवल है। देखिए आपको ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं पकड़ेगा, फिर वो पकड़ा जाएगा तो आपका जो स्पॉन्सर है जिसने आपको चार्टर इशू किया, ठीक है, जिससे आपको ठीक है, ऑथराइज किया, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई आपने आपके पास खुद के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो अगर होगा ये आपका ठीक, कोई इशू नहीं है, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम, मतलब ये जो ऑफिस के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसी है ना, बिल्कुल उसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर भी होती हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स को ना टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं, लाइक दिस इज अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे बनी है, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने बर्थ लिया है जैसे ही चार्टर इशू हुआ था। अब इसके अंदर एक टीम काम कर रही है, और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। सो दिस इज अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एचआर भी काम कर रहा है, जिसका अपना बजट भी हो रहा है, जिसमें लोग भी काम कर रहे हैं, जिसमें रिस्क भी हो रहा है, जिसमें क्वालिटी भी हो रहा है, जैसे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन प्रोसीजर्स में भी होता है। ठीक है, तो अब ये टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स प्रोसीजर्स हैं ये उनसे मुबर्रा है, ऐसा नहीं है। उन प्रोसीजर्स के अंदर रह के ही ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। ठीक है, मसलन मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लेट्स से प्रोसीजर्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर 50 लड़कियां काम करती हैं और 50 मेल है, 50 फीमेल है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये समझता है कि यार मैं यूं करता हूँ
कि दिन में मेरा प्रोजेक्ट इस नेचर का है कि दिन में ट्रैफिक हर्डल ये होते हैं, तो मैं ना वर्किंग आवर्स रात के रख लेता हूँ। अब आप मुझे बताएं, ये खुद से ये काम कर सकता? नहीं। नहीं कर सकता। मतलब ये हायरिंग स्पेशली फॉर गर्ल्स में भी वो ऑब्जेक्शन कर दें, और जो मेल है वो भी कहें भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जब आए थे तो हमें मॉर्निंग के आवर्स बताए गए थे 9 से 5 के, ये कौन सा टाइम आप मुझे बता रहे हैं कि शाम 6 से? मैं तो नहीं कर सकता। सो अगर उसको ये काम करवाना इसमें है, एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर क्लाइंट बाहर का है और उसकी ये बात में रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे लिए ये टाइम फिजिबल है, हाँ, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है ना, तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को सामने रखती है। और इसीलिए तो आप ये देखें कि जब आप प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल हायरिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे वर्क आवर्स, आपकी जो लोकेशन है, कहाँ पे काम, ये इस्लामाबाद बेस्ड है, पिंडी बेस्ड है, 75% आपको शहर से बाहर विजिट करने पड़ेंगे, दिस विल इन्वॉल्व ट्रैवलिंग एंड सो ऑन, वो बातें मेंशन करनी पड़ती हैं क्योंकि उसकी फिर आप उस तरह से टीम हायर करते हो। गॉट इट? जी सर, थैंक अच्छा, अब इस ये आपका यस सर, समझ आ गया। चलें, अब हम आगे चलते हैं। सो गवर्नेंस के बारे में ये बातें थी। एक और बात, पीएमओ, आप में से कुछ लोग थे पीएमओ में भी काम कर रहे थे। पीएमओ के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको आगे बताता हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नेंस के प्रोसीजर क्या होंगे। अब जाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने टेम्परेरी एक एक्सटर्नल प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स का ही नहीं पता। तो एक्चुअल में होता यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे ये प्रोजेक्ट्स हैं अंडर एवरी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर, और इधर रूटीन ऑपरेशन चल रहे हैं, तो अब इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बना दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्या करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स प्रोसीजर्स हैं उनको सामने रखते हुए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना देता है, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बार बार ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स में घुसना ही ना पड़े। वो उन्हीं को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करने हैं, उनके अंदर क्या क्या काम करने हैं, वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख देता है। तो सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस पीएमओ से अपनी हदायत ले लेते हैं। ठीक है, सो जनरली ऐसा ही होता है, ये जो आपके सामने है। मैं अभी पीएमओ जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। सॉरी। अच्छा, अब हम आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ, और मैं इसके लिए आपको इस डायग्राम का सहारा लूंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर एक चीज होती है, जो अम्ब्रेला होती है हर चीज की, वो मैं आखिर में बताऊंगा। उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओपीएम। ओपीएम बेसिकली ये जर्नल गाइडलाइन देती है कि मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोर्टफोलियो कैसे काम करेंगे, प्रोग्राम कैसे काम करेंगे, और प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होंगे। पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होंगे, प्रोग्राम कैसे मैनेज होंगे, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारे का सारा आपको ओपीएम एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे गाइडलाइन देती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली तमाम की तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो ओपीएम ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कवानीन हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको सामने रख के होगा। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो सबसे टॉप पे आता है। पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम्स एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एज वेल एज अदर रिलेटेड वर्क। ये जो अदर रिलेटेड वर्क है वो क्या है, आपको बिटवीन प्रोग्राम्स एंड बिटवीन प्रोजेक्ट्स, अमंग प्रोजेक्ट्स एंड अमंग प्रोग्राम्स कुछ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पोर्टफोलियो का वर्ड जनरली हम एक वजारत के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से हेल्थ का पोर्टफोलियो किसको मिला है? बड़ी जगह पे, मतलब बड़े लेवल पे, ये दिस इज द हाईएस्ट लेवल जहाँ पे मैं कहते हैं हेल्थ का एक पोर्टफोलियो। उस पोर्टफोलियो के अंदर लेट्स से पोलियो का एक प्रोग्राम चल रहा है, और विद इन दिस प्रोग्राम बहुत सारे पोलियो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स काम कर रहे होंगे। इसी तरह आजकल कोविड का एक शायद प्रोग्राम चल रहा हो, और जनरल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, वगैरह वगैरह। और इन सारों के दरमियान ज़ाहिर वो जो मिनिस्टर बैठा हुआ है या जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को, इन सारे प्रोग्राम्स को जो कि पोर्टफोलियो के अंडर आते हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ रिलेटेड वर्क करता है। सो पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स as well as individual projects and other related work। अब लाजमी नहीं है कि पोर्टफोलियो के नीचे जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो रिलेटेड हो। इसमें बिल्कुल
डिफरेंट डायमेंशंस के प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियो के सर पोर्टफोलियो को हम फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या एक से ज्यादा पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं। मतलब अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लेट्स से हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी डील कर रही है, एट द सेम टाइम नेस्ले को अगर आप देख लें तो नेस्ले की बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बिल्कुल, है ना, उसमें मल्टीपल पोर्टफोलियोज है ना। उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स अलग हैं, बेवरेजेस अलग हैं, दूसरी अलग हैं। तो एग्जैक्टली ये मल्टीपल पोर्टफोलियोज है, उसके मल्टीपल अंदर पोर्टफोलियो, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स है और उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम की बात प्रोग्राम की बात करूं ना, तो प्रोग्राम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो रिलेटेड होना लाजमी है, ये याद रखिएगा। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को तभी एक प्रोग्राम के नीचे लाएंगे जब वो आपस में रिलेटेड हो, नंबर वन। नंबर टू, उनको एक प्रोग्राम के अंदर कंबाइन करने का कोई फायदा भी नजर आ रहा हो। मसलन मैं एक चीज बताता हूँ, लेट्स से मैंने आपको कहा कि मैंने बहरिया फेज 8 या फेज 7 का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोग्राम है और उसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्या है, बिजली की सप्लाई का अलग से एक प्रोजेक्ट है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये अलग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पता नहीं कौन से सफारी विलास के नाम से अलग प्रोजेक्ट है, लेट्स से इस तरह के बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट हैं। अब आप देखिए, अगर मैं सफारी विलास को रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाता हूं तो इट अपीयर्स टू मी एज अ यूजलेस थिंग। रोड बनाने के लिए रिसोर्सेज, मैन पावर और तरह की चाहिए, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके लिए और चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल ये दोनों मतलब एक प्रोग्राम के नीचे में भी मतलब आ भी सकते हैं, बट मैं अभी एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे रोड बनाने वाले 2-3 प्रोजेक्ट्स अलग अलग वो कंबाइन करने पड़े तो मुझे समझ आती है कि यार मैं इस तरह करता हूँ कि देखें, रोड बनाने के लिए पहले मुझे कुछ एक्सकेवेटर, कुछ इस तरह की वो मशीन्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो जो लेवलिंग के लिए, तो उस पहला प्रोजेक्ट मेरा ये वाला है, तो मैं वो मशीनरी इन दिनों में, इन मंथ्स में यहाँ पे यूज करूँ। उसके बाद ये वाली टीम इधर आ जाए और दूसरी बुलडोजर्स और वो वाली इधर आ जाए। तो अब आप देखें, इन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एक साथ कंबाइंड करने का फायदा ये होता है कि मैं रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकता हूँ। वरना लेट्स से इस प्रोजेक्ट के पहले महीने में मुझे, पहले 3 महीने में मुझे 6 बुलडोजर्स चाहिए, ठीक है, और 10 ट्रैक्टर ट्रॉलीज चाहिए या 15 ट्रैक्टर ट्रॉलीज चाहिए। इस प्रोजेक्ट के 2 महीने में मुझे यही वाला इक्विपमेंट चाहिए, उसमें 4 बुलडोजर चाहिए और लेट्स से 5 या 8 मुझे ट्रैक्टर ट्रॉलीज चाहिए, इसमें भी वही चाहिए। इसी तरह जो सप्लाई है सामान की, कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूँ, मुझे जो तारकोल चाहिए, मुझे जो क्रश चाहिए, वो भी मैं इन तीनों के लिए कंबाइंड कर लूंगा तो शायद मुझे फायदा हो जाएगा। तो मैं ऐसे सूरत में इन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एक प्रोग्राम के नीचे लाऊंगा जब उनको, एक तो वो रिलेटेड हो, नंबर टू उनको एक प्रोग्राम से नीचे लाने का फायदा ये हो कि मैं रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर लूंगा। वरना देखें, 4 बुलडोजर मुझे इधर भी चाहिए, 6 बुलडोजर इधर चाहिए, मे बी 3 बुलडोजर इधर चाहिए, तो मैं इतने बुलडोजर अरेंज करूं या उन्हीं 6 से मैं अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू मैं इन प्रोजेक्ट्स के दरमियान इस तरह प्लान कर लूँ चीज़ों को कि वो 6 के 6 बुलडोजर ही काफ़ी हों, इंस्टेड ऑफ हायरिंग गेटिंग 13 बुलडोजर। तो मैं अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं एक प्रोग्राम के नीचे उनको ले आऊँ, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है तो आप इन प्रोजेक्ट्स को कभी भी एक प्रोग्राम के नीचे नहीं लाते, बल्कि पोर्टफोलियो के अंदर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के तौर पर रखते हैं। ये बात क्लियर होगी? ओके जी। सो अब अगर आप इन स्लाइड्स को देख लो एक दफ़ा खुद से, तो बाद में बेशक देख लीजिएगा। जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं कि जो पोर्टफोलियो उस इट मे नॉट बी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, ये आपके पास अनरिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर आओगे तो वहाँ पे इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड, अगर मैं आपको कहूँ कि लास्ट अगर आप इसमें पॉइंट पढ़ें तो प्रोजेक्ट्स आर कंबाइंड इनटू अ प्रोग्राम ओनली इफ देयर इज अ बेनिफिट या वैल्यू एडिशन ऑफ डूइंग सो। अदरवाइज आपको ऐसा कोई चीज नजर नहीं आती तो फिर आप इसको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के नीचे रखें। अब अगली चीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है,
तो भाई अगले आज से इससे आगे जो कुछ आप पढ़ेंगे वो सारे का सारा मिलके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। बट इफेक्टिवली अगर मैं ब्रॉडर हायर लेवल पे बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज इट्स एन आर्ट। साइंस इस टर्म्स में है कि इसके अंदर आप बहुत सारे टेक्निकल काम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टेक्निकल टूल्स टेक्निक्स वो यूज करते हो, विच इज एक्चुअली अ साइंस। और दूसरी बात जो मैंने कहा था स्केलेबिलिटी या टेलरिंग की, टेलर करना, दैट मीन्स आपके जो प्रोसेसेस हैं, जो टूल्स हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आप सारे के सारे टूल्स एंड सारे के सारे प्रोसेसेस हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हो। इनफैक्ट आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, उसके साइज और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के नज़र में प्रायोरिटी है उसको सामने रखते हुए आप अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एफर्ट को टेलर करते हो, या हम कहते हैं उसको आप स्केल अप और स्केल डाउन करते हो। मसलन मैं आपको एक चीज बताऊं, एक रूटीन का प्रोजेक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी दफा रोड्स बनाई हुई है और अब उसे 10 किलोमीटर का एक रोड मिल गया है गांव देहात में और वो बना रही है इसके, और ये है प्रोजेक्ट तकरीबन लेट से 1 साल का प्रोजेक्ट है और इसका बजट भी अच्छा खासा होकर इसके अगेंस्ट एक और प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेज करना है एक इवेंट जो कि सिर्फ 7 दिन का है। और उस इवेंट में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, टर्किश प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, लेट्स से प्रेसिडेंट भी, और मलेशियन भी आ रहे हैं, और अरब कंट्रीज के लोग भी आ रहे हैं। और इस बंदे को, इस ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद ये है कि अगर हमने इस जो भी इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं इसको अगर मैंने अच्छा करा लिया तो ये हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस आने की बहुत बड़ी उम्मीद है। तो जस्ट इमेजिन 7 दिन का प्रोजेक्ट वर्सेस 1 ईयर का प्रोजेक्ट। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन की इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली वो जो 7 दिन वाला है वो बड़ा हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंस का है तो शायद आप वो 1 ईयर वाले प्रोजेक्ट को, हालांकि वो प्रोजेक्ट साइज में बड़ा है, हालांकि वो प्रोजेक्ट ज्यादा ड्यूरेशन का है, ज्यादा बजट का है, बट स्टिल प्रेफरेंस ज्यादा है, तो आप जो प्रोसेसेस और जो डेप्थ आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की होगी इन 7 डेज के प्रोजेक्ट के लिए वो शायद ज्यादा हो बनिस्बत उस बड़े प्रोजेक्ट के। सो इट इज नॉट ओनली द साइज और नॉट ओनली द बजट और नॉट ओनली द ड्यूरेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रेफरेंसेस भी मैटर करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज भी मैटर करती है, कौन सा प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस का वो हामिल है। सो अकॉर्डिंगली आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर आउट ऑफ ऑल सेट ऑफ वो जो बड़ा सा सेट है टूल्स टेक्निक्स का, और जो कुछ आप अगले 2 महीने में पढ़ेंगे या 1.5 महीने में पढ़ेंगे वो सारी की सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। बट आपने अपने प्रोजेक्ट पे उसमें से कितना हिस्सा किस कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय टेलरिंग या स्केलिंग। ठीक है, स्केलेबिलिटी या टेलरिंग, दो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मुझे इनका डिफरेंस कोई बता सकते हैं? सर एफिशिएंटली इज बेसिकली के टाइम के मुताबिक आप कितना एफिशिएंट उस चीज को कर रहे हैं, इफेक्टिवली कि आप अपने गोल्स के मुताबिक वो चीज कितना एग्जैक्ट कर रहे हैं, यस, क्योंकि इफेक्टिव वो मैं होती है। समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, दैट इज राइट, बट उसके लिए वर्डिंग आप ये याद रखिएगा। एफिशिएंट हम उसको कहते हैं जिसमें हम कम इनपुट से कम इनपुट से मैक्सिमम ज्यादा आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट का जो रेशियो है ये बेसिकली मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन मींस कम टाइम लगा के ज्यादा काम कर लिया, एफिशिएंसी है। कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा चीज, जिसको मैं बरकत कहता हूँ, ठीक है, कि कम चीज के अंदर आपने ज्यादा चीजें आउटपुट ले लिया, उसको हम कहते हैं वी आर मोर एफिशिएंट। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, क्वालिटी का काम है, बहुत आला है, लेकिन आपने 3 साल लगा दिए या आपने उस पर लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, तो ऑब्वियसली वो हमने कोई रिसोर्सेज की एफिशिएंट या टाइम की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं की है। तो कितना इनपुट देके कितना आउटपुट लिया, ये तो हो गया एफिशिएंटली। और इफेक्टिवली का मतलब है कि आपने, जैसे अभी मैंने पीएमपी एग्जाम किया, आपने जबरदस्त काम किया, 1.5 महीने में तैयारी भी कर ली, एग्जाम में भी अपीयर हो गए, बेस्ट हो गया, पीएमपी भी सर्टिफिकेशन भी ले ली, अब आपने बस वो फ्रेम करा के घर में सर्टिफिकेट लगा लिया हुआ है और फर्दर उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं, उसने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, तो दैट मीन्स उसने कोई ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं किया, इट इज नॉट एडेड एनी वैल्यू टू इट, सो ये आप इफेक्टिव नहीं है कोई ज्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, सो ये तो पार्ट है साइंस का। दूसरा है आपके पास इसके अंदर आर्ट्स का क्या एलिमेंट्स हैं, तो आर्ट्स के इसके अंदर ये एलिमेंट है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये आर्ट का ही वो एलिमेंट है जो अगले
जब ये इसका कंटेंट रिवाइज हो जाएगा पीएमपी एग्जाम का, उसमें लीडरशिप और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, दैट वो ना आर्ट का पार्ट है कि आप इन्फ्लुएंस कितना कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कितना अच्छा कर सकते हैं, आपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हुई हैं उसके अंदर सॉरी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार्गेनिंग है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, इस तरह के जितने स्किल्स हैं, या ह्यूमन रिसोर्स हैं, या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टीम मैनेजमेंट के हैं, हाउ वेल यू वर्क विद द टीम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आर्ट्स वाले एलिमेंट्स हैं। सो सर आप एक क्वेश्चन सर, जी एक चीज पूछनी थी। जी जी टेलरिंग के हवाले से आपने जो अभी एग्जांपल दी थी पहले 7 डेज का प्रोजेक्ट और 1 ईयर का, हम्म, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर ये कर सकता है कि जो 1 ईयर के प्रोजेक्ट पे टीम लगी हुई है वहां से टीम थोड़ी सी निकाल के 7 डेज पे अगर ज्यादा काम चाहिए तो उधर कर सकते हैं, या ये टेलरिंग में आता है? और क्या ये कर ओके, सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का मैं प्रोजेक्ट आपको मैनेजर? बताता हूँ। देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो पावर्स है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोजेक्ट के अंदर चलती है बस। अभी हम एक वो पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के, आप ये प्रोजेक्ट मैनेजर किसी और जगह से टीम लाना चाह रहे हैं, चाहे उस प्रोजेक्ट का भी यही प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो ऑफिशियली वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए ना ऊपर जो पीएमओ है, इसके ऊपर जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, ये अपनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रख से इस प्रोजेक्टों से चाहिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमओ को अपनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पेश करेगा कि सर मेरे पास ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए, और साथ अपनी एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि सर दूसरा प्रोजेक्ट मेरा ही है, उस पे ना ये बंदे मैंने देखे हुए हैं, यूज किए हुए हैं, बड़े अच्छे हैं और वगैरह वगैरह, और ये इस 1 महीने या इन 8 दिनों में ये बिल्कुल फारग है वहां पे किसी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में, और ये इधर यूजफुल हो सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप अप्रूव करते हैं तो इन्हीं को मुझे यहाँ पे अलॉट कर दें। तो यही पीएमओ या जो भी ऊपर समझ गया सर, ठीक है। वो इसको ऑथराइज करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है ना डोमेन, वो उसका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट बाउंड्री से बाहर नहीं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि देखें, हम एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर इंडिपेंडेंटली और अलग से एक पूरी दुनिया उसकी है, वो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट टीम है, और ये एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल इट हैज टू ऑपरेट विद इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है क्या? अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा इट्स बिगर अम्ब्रेला, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज होंगे, ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होगी, जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी जो प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को, पोर्टफोलियो को ड्राइव करेगी, और इसके नीचे ये तीनों आते हैं। और इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखें, इसकी बेशक आप तस्वीर लीजिएगा, मेरा मेरा मुझे याद नहीं है कि ये है, या मेरे ख्याल में पिमबॉक गाइड में होगी या उसमें होगी रीटा के अंदर, लेकिन अगर आप एक तस्वीर लेना चाहिए और ग्रुप में ये शेयर कर दे आप में से कोई, तो मैं फिर इसके बारे में आगे बात करता हूँ। अब आप देखिए, टॉप पे मेरे पास ओपीएम है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉरी, टॉप पे मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क देती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होंगे। सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि पोर्टफोलियो जो कुछ कर रहा होगा, इट विल बी बेसिकली ड्राइव्ड बाय द ओपीएम, और ओपीएम के जो जो सॉरी जो प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हो रहा होगा, वो डायरेक्शंस उसको मिलेंगी या वो ड्राइव होगा फ्रॉम द पोर्टफोलियो, और प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ हो रहा होगा वो बेसिकली ड्राइव हो रहा होगा फ्रॉम द प्रोग्राम। तो अगर मैं टॉप टू डाउन आऊं तो मैं ये कहूंगा कि पोर्टफोलियो इज ड्रिवन बाय द ओपीएम, प्रोग्राम मैनेजमेंट इज ड्रिवन बाय द पोर्टफोलियो, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ड्रिवन बाय द प्रोग्राम मैनेजमेंट। अगर मैं नीचे से ऊपर देखूं तो फिर क्या होगा, फिर मैं ये कहूंगा कि यार मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ मैनेजमेंट हो रही है, इट मस्ट बी अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोग्राम। और इसी तरह प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हो रहा होगा, इट मस्ट बी अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो के अंदर जो कुछ हो रहा होगा वो अलाइंड होगा विद द ओपीएम। अच्छा, ऑल्दो ओपीएम की टर्म एग्जाम के अंदर, जी बोले सर ओपीएम को जो है वो पीएमओ देख रहा होता है या एग्जीक्यूटिव बॉडी देख रही होती है ओवरऑल इसके लिए कंप्लीट? ऑर्गेनाइजेशन के जो सेट प्रोसीजर्स हैं वो एक ही दफा जनरली बन जाते हैं। अच्छा, एक और बात, पीएमओ को हम 3 डिफरेंट नाम दे सकते हैं।
अगर तो पीएमओ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बन सकता है, या मैं उसे हायर लेवल पे लेके जाता हूँ तो वो शायद डिफरेंट प्रोग्राम्स को देख रहा हूँ तो मैं उसको प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस कह सकता हूँ, या मैं फॉर दैट मैटर अगर ऊपर है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस कह सकता हूँ। ठीक है, सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंबाइंड एक रिपोर्टिंग बॉडी या एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी जो पीएमओ का नाम है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी? हाँ, आपने ये कहा कि ये कौन बनाएगा, तो जो टॉप लेवल वाला पीएमओ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओपीएम ओपीएम, हाँ, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज होंगे, वो एक दफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या सीईओ से डायरेक्टली मिलके या वट आपने जब शुरू में ये सोचा कि यार हमारे यहाँ एक पीएमओ होना चाहिए, आप नया नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन करके गए, आपको उसका अंदाजा हुआ, या आप यूएस किसी प्रोजेक्ट के साथ थे, यूएस एड के साथ, तो आपने कहा यार वो लोग तो इस तरह काम करते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही हर कोई प्रोजेक्ट किए जा रहा है। तो एक सेंट्रल प्रोजेक्ट को करने का प्रोसीजर हो, आप अपने बॉस के पास गए, उसने कहा यार अगली मीटिंग में डिस्कस करते हैं, मीटिंग में डिस्कस किया, आपने उनको कन्विंस किया, अब उन्होंने कहा अच्छा यार यूं करो, मिल के एक ना हम रूल्स पूरा सेट बनाते हैं और उसके सामने रखते हुए हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये वक्तन ऑब्वियसली रिवाइज होते रहेंगे, तो वो हमारा ओपीएम का एक जनरल अम्ब्रेला बन जाएगा। ठीक हो गया? सेट ऑफ अच्छा, रूल्स एंड गवर्नेंस एंड एवरीथिंग। हाँ, इट्स अ फ्रेमवर्क, इट्स अ बिगर फ्रेमवर्क कि आपके हाँ काम होना ठीक है सर, कैसे। समझ ठीक गया। है, अच्छा, अब मैं समझ आगे, गया सर, अब समझ मैं गया। आपको एक पॉइंट और बताऊं, वो ये कि आपके यहाँ ना ये जो एग्जाम है उसके अंदर ये डायरेक्टली ओपीएम के पोर्टफोलियो के या प्रोग्राम मैनेजमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत कम, अगर हुआ ना तो एक आधा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है टू नो कि यार हमारे प्रोजेक्ट्स किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। आपको याद होगा मैंने जब पिमबॉक गाइड का आपको वो बताया था, उसके कुछ चैप्टर्स का बताया था, तो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन और दूसरा चैप्टर था द एनवायरनमेंट इन विच प्रोजेक्ट ऑपरेट्स, ऐसा ही है ना? तो अब हम वो एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं कि यार हमारे प्रोजेक्ट आइसोलेशन में तो काम नहीं करते, दे वर्क अंडर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करेंगी, वो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं। एक टर्म और है, वो आपके पास आप कह लें कि एज अ ट्रैप आंसर आ सकती है, आंसर चॉइसेस में उसका नाम आपको नजर आ सकता है, ऑल दो वो आपके यहाँ अभी यूज नहीं होगी, वो है ओपीएम 3, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओपीएम 3 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओपीएम 3 स्टैंड्स फॉर एक्चुअली ओ पी एंड 3 टाइम्स एम, ओ पी एंड 3 टाइम्स एम, तो दैट मीन्स दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेच्योरिटी मॉडल। बेसिकली पीएमआई ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और वो स्टैंडर्ड ओपीएम 3 का स्टैंडर्ड कहलाता है। वो आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेच्योरिटी का लेवल क्या है ये चेक करने के लिए यूज होता है, उसको हम ओपीएम 3 कहते हैं। जैसे होता है ना आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने कर ली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेशन का या उस आईएसओ सर्टिफाइड होने का मतलब ये है कि आपके यहाँ अगर मुझे ये चेक करना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी के क्या क्या कौन मतलब प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो हम या किस हद तक फॉलो हो रहे हैं, तो वो हम उस स्टैंडर्ड के थ्रू चेक करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितनी मेच्योर हो गई है वो चेक करने के लिए ओपीएम 3 इज अ मॉडल जो यूज होता है। सो अगेन मैं उसकी डिटेल में आपको न जाने की जरूरत है, ये ओपीएम 3 स्टैंड्स फॉर व्हाट ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो ओपीएम 3 का जहां पे भी आंसर आएगा ये गलत चॉइस होगी, बिकॉज ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बाउंड्री से बाहर है। अब हम आते हैं पीएमओ की तरफ, और पीएमओ वाला टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी से आगे। लेकिन आपको जनरली ये पता होना चाहिए कि पीएमओ बेसिकली एक सेंट्रल बॉडी बन जाती है, एक ऑफिस बन जाता है जो अपने नीचे होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करती है। अब पीएमओ की 3 टाइप्स हैं और वो 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे कल, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो 3 टाइप्स इस तरह की हैं कि एक बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म का, स्टार्टिंग में जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीएमओ इंट्रोड्यूस होता है ना, तो बिल्कुल होम्योपैथिक का पैसिव किस्म का, सॉरी ऑप्स चलो जी, अच्छा वो एक बिल्कुल पैसिव किस्म का पीएमओ बनता है। ये जो पैसिव किस्म का पीएमओ होता है ये क्या करता है, ये ना एक दुकान खोल के बैठ जाता है और उस दुकान के अंदर वो ये कहता है कि आपने ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं,
ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, ये स्टैंडर्ड है। देखिए अगर आप ये करेंगे ना, उनको प्रमोट करता है, अगर आप ये करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। बस इतनी सी बात है। और जो लोग इसके पास आए ना, भूतला भटका आ जाता है कि सर वो आपने कहा था प्रोसीजर्स हैं, तो कोई टेम्पलेट मिल जाएगा, मेरे चार्टर लिखना है, मेरे पास टेम्पलेट। और ये खुशी हुई यार, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, ये चार्टर ले लें आप काइंडली, ये देखें, इसको देख के बनाएं। तो इस किस्म का जो पैसिव कंट्रोल वाला, पैसिव किस्म का पीएमओ या एक टाइप है। इससे कुछ बेहतर कंट्रोल वाला वो ये करता है, वो कहता है कि भाई ये प्रोसीजर्स हैं, ये रूल्स हैं, और आप हमारे पास अगले हफ्ते ऑर्गेनाइजेशन में तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एमएस प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है या जो प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर है, इस पे हम जो है ना आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। तो इस हद तक थोड़ा सा आप कह लें कि ये अपना कंट्रोल एग्जर्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। और तीसरा पीएमओ है जिसकी मैं आइडियल केस पीएमओ बात कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के अंदर आपने अस्यूम करना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो इस किस्म के पीएमओ के अंडर हो रहे हैं, और वो पीएमओ बहुत पावरफुल होता है। इनफैक्ट वो पीएमओ ऑर्गेनाइजेशन अपने नीचे होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को चार्टर भी यही इशू करके देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी यही अपॉइंट करता है। हर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो पीएमओ से रिक्वेस्ट करता है। मुझे अगर प्रीवियस प्रोजेक्ट के, लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और मुझे एस्टिमेट्स लगाने हैं, कुछ 100 के करीब एक्टिविटीज है, मुझे एस्टिमेट्स नहीं मिल रहे, तो मैं पीएमओ से कहूंगा कि सर वो जो आपने डेटाबेस प्रोजेक्ट्स का मेंटेन किया हुआ है उसमें जो प्रीवियस एस्टिमेट मुझे देंगे। तो पीएमओ के अंदर बेसिकली आपके पास तमाम प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड, उसकी रेपोजिटरी, उस प्रोजेक्ट्स पे यूज होने वाले जितने भी टेम्पलेट्स हैं। अगर मुझे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है, जिसकी हमने कल बात की थी कि हम अपने प्रोजेक्ट को इस तरह ब्रेक डाउन करते हैं, तो अगर मुझे WBS बनाना है तो मैं टेम्पलेट कहाँ से लूँगा, मैं पीएमओ से ले लूँगा। मुझे अगर सॉफ्टवेयर लेना है तो सर वो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए प्राइमावेरा अपनी, वो भी मैं इससे लूँगा। मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे बुलडोजर चाहिए, मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, पीएमओ। लेकिन यही पीएमओ जब इतनी पावर्स, इतनी रिसोर्सेज देता है, तो वो फिर आपकी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी उसी तरह करता है। वो कंट्रोल में होता है, पॉजिटिव प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोग्रेस मांगता है, और अगर कोई अकाउंटेबल भी होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी होल्ड करता है अकाउंटेबल, एज वेल एज वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट को भी इन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस बताने का जिम्मेदार होता है। सो ऑल्दो ये पावरफुल भी है, एक आइडियल केस, जो आइडियल पावर्स हैं वो इस पीएमओ के पास होती हैं। तो मैंने जितनी भी ड्यूटीज पीएमओ की बताई, आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर अस्यूम यही करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पीएमओ एग्जिस्ट करता है, और वो पीएमओ इसी किस्म का कंट्रोलिंग पीएमओ है, फुल पावर्स के साथ, अपने फुल उसके साथ काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो तीन मैंने आपको बताए ना लेवल्स, होता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब फर्स्ट टाइम आप ये आइडिया इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो जनरली वो कहते हैं कि यार अभी तो पीपल आर नॉट यूज्ड टू ऑफ इट। आपने तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आधा पीएमपी या 2 पीएमपी आ जाते हैं, वो कहते हैं यार कुछ किया जाए, हमने जो इतनी सर्टिफिकेशन की है उसको यूज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो कहता है कि यार अब मैं WBS बताऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं पता, मैं चार्टर की बात करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को किसी को नहीं पता, मैं OPM की बात करूंगा, किसी को नहीं पता। और लोग इस पे राजी नहीं, वो कहेंगे कि यार एक नया डिपार्टमेंट, ये जो पीएमओ है ये एक प्रॉपर डिपार्टमेंट के तौर पर खुलता है, जैसे आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, IT का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, उसी तरह CEO या बॉस के, जनरली ये बॉस के साथ डायरेक्ट बिग बॉस है उसके डायरेक्टली अंदर काम कर रहा होता है। तो ये एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, फैसिलिटीज देंगे ना, ये लोग तैयार होंगे अपनी पावर्स इनसे शेयर करने के लिए, और ना वो इसकी जरूरत को समझेंगे। वो कहेंगे सर ये हमें ड्रामेबाजी हैं, किताबी बातें हैं, और इसमें बहुत ज्यादा देखें 1 साल से बैठे हुए कर कुछ नहीं रहे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो जनरली शुरू में वो एक पैसिव किस्म का पीएमओ